गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी हाँ, तो सुबह सवेरे पाकिस्तान का आगाज़ हो चुका, जो हम हमेशा की तरह एक अच्छी बात से आगाज़ करते हैं अपने इस प्रोग्राम का। हमारी इस अच्छी बात से आगाज़ करने का एक मकसद ये भी होता है, जो हमें देख रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियादों पर, वो कुछ ना कुछ हमारे इस प्रोग्राम से बड़ी इन्फॉर्मेशन भी लेते रहें और कुछ ना कुछ सीखते भी रहें। तो आज की अच्छी बात क्या थी? आज की अच्छी बात है तवज्जो। जिंदगी में कामयाबियां समेटनी है, कोई भी काम करना है, कोई शक नहीं कि अपने काम पर भरपूर तवज्जो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनथक मेहनत और बेशबहा वक्त देने के बावजूद अगर इंसान अपने काम पर तवज्जो नहीं देता, फोकस नहीं होता, तो कामयाबी के मौके बहुत कम हो जाते हैं। तो अब इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि आप अपने जो काम आप कर रहे हैं फोकस होकर करें, तवज्जो देकर करें। ये नहीं करें अच्छा हो गया बस ठीक है, अब ये काम ऐसे ही होना था। तो जितनी तवज्जो के साथ और फोकस होकर आप काम करेंगे तो आप देखिएगा बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा कि आपकी कामयाबियां खुद चलकर आपके दरवाजे पर आएंगी। इसी तरह से जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट वोट सिर्फ तवज्जो से लेती है, बाकी जो वोट के लेने के बाद आवाम की खिदमत होती है वो तवज्जो से नहीं करती। 4 साल भूल जाते हैं। आखिरी साल 5वां साल जब स्टार्ट होता है तो बिल्कुल फोकस हो जाते हैं। इस इलाके का भी दौरा करना है, यहाँ भी जलसा करना है, यहाँ वोट लेना है, यहाँ से वोट लेना है। तो एग्जैक्टली जहाँ अच्छी बात हम अपने मुआशरे के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी का मामूल सर अंजाम देने वाले लोगों के लिए करते हैं, वहीं हम गवर्नमेंट के लिए भी एक मैसेज देते हैं। और आज का मैसेज है कि फोकस होकर काम कीजिए। तो फौरन से ये मैसेज देने के बाद ना हम शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। सोहेल भट्टी साहब के पास, जहाँ से खबरें आती है, क्या हो रहा है। बिल्कुल, सोहेल भट्टी साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं आज की एक्सक्लूसिव स्टोरीज क्या है। भट्टी साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग स्किरा साहब। बहुत अच्छा टॉपिक आपने टेकअप करते हैं हर रोज़। आज भी बहुत अच्छा है कि किस तरीके के साथ तवज्जो के साथ अपने काम को और अमूर को निपटाना चाहिए। और इसी तवज्जो की हम बात करें तो जो हमारे सरकारी इदारे हैं और वहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ अफसरान, अगर वो भी पूरी तवज्जो और जिम्मेदारी से अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दें तो बहुत से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकते हैं। इसी तरह का एक मामला है जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जुड़ा है, जिनकी अदम तवज्जो के बाइस पाकिस्तान के जो बंदरगाह है पोर्ट कासिम, वहाँ पर एक ऐसा टर्मिनल है जहाँ पर भारतीय शहरियों को और एक ऐसी कंपनी को रसाई दी जा चुकी है जिसके अंदर भी बिलवास्ता या बिलवास्ता तौर के ऊपर भारतीय शहरी मौजूद हैं। ये मामला हमने पहले भी टेकअप किया था अपने प्रोग्राम के अंदर के पोर्ट कासिम पर वाक़ के अहम तरीन कंटेनर टर्मिनल, जो कि बहुत हसास और स्ट्रेटेजिक पोर्ट कंसीडर, उसको पोर्ट का हिस्सा कंसीडर किया जाता है, कि यहाँ पर गुज़श्ता साल जून 2018 में 2 भारतीय शहरियों, जिसके अंदर रिजवान सुल्तान अली सुमर और उसके साथ साथ दीवान मनकोडी, इन दोनों को इस कंटेनर के टर्मिनल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया। और सुकेरा साहब आप ये सुनकर हैरान होंगे कि SCCP की मंजूरी हासिल किए बगैर और वजारत दाखिला से सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल करवाए बगैर इस बोर्ड के ऊपर इन 2 भारतीय शहरियों को अपॉइंट किया गया। और ये दोनों भारतीय शहरी भारत के अंदर भी एक APM टर्मिनल है, वहाँ पर ये रह अपना काम सर अंजाम दे चुके हैं। गुजरात के अंदर एक टर्मिनल से वाबस्ता कंपनी थी, वहाँ पर ये अपने काम कर चुके हैं। श्रीलंका में ये अपॉइंट रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान की अहम तरीन पोर्ट के अंदर इन्होंने काम किया। जब ये मामला मीडिया में सामने आया, वजारत दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिल सकी इन दोनों भारतीय शहरियों की, तो इस कंपनी की जानिब से इन दोनों शहरियों के नामों को, भारतीय शहरियों के नामों को वापस ले लिया गया। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे, मामला यही तक नहीं रुका, बल्कि पोर्ट कासिम के ऊपर वाक़या वो कंटेनर टर्मिनल, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कंटेनर टर्मिनल है, वह उसके 75% शेयर एक DP वर्ल्ड कराची के पास है, जिसके अंदर भारतीय मौजूद हैं। और हैरानकुन तौर के ऊपर जिसके जो इस कंटेनर टर्मिनल को मैनेजमेंट को रन कर रही है DP वर्ल्ड कराची, इसकी कानून के मुताबिक SCCP से इसकी अप्रूवल होनी चाहिए थी, वजारत दाखिला से इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस आज भी मौजूद नहीं है। बहुत बड़ा ये सवाल पैदा होता था इस मामले की। हमने मजीद तहकीकात की, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया गया, उनको सवालनामा भिजवाया गया। तो SCCP की जानिब से जो हमें उनका मौक़िफ़ मसूल हुआ है,
SCCP ने हमें इस बात को कंफर्म किया है कि SCCP ने डीपी वर्ल्ड कराची को, जो कि इस कंटेनर टर्मिनल के 75% शेयर को एक्वायर कर चुकी है और गुज़श्ता 8 सालों से यहाँ पर उसकी प्रेजेंस मौजूद है, वो मैनेजमेंट का कंट्रोल उनके पास है। इस मामले की अप्रूवल देने से कबल SCCP ने यह मामला वजारत दाखिला को भिजवाया अक्टूबर 2016 में, और आप सुनकर हैरान होंगे अक्टूबर 2016 से अब तक 2 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, तकरीबन 2.5 साल का। वजारत दाखिले ने आज तक इस कंपनी की अप्रूवल नहीं दी, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी जिसके अंदर भारतीय शहरी मौजूद है वो यहाँ पर हमारे इस अहम तरीन टर्मिनल का इंतजाम संभाले हुए है। चेयरमैन SCCP हैं। आखिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने इशू उठाया है कि इस अहम टर्मिनल पर भारतीय शहरियों की रसाई कैसे मुमकिन हुई है, और बड़ी बात यह है कि वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बगैर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओहदे पर तैनाती। आपकी खबर के मुताबिक और कितने भारतीय शहरी हैं जिनकी इस टर्मिनल तक रसाई है? देखिए, जब कोई भी कंपनी हो जो या कोई टर्मिनल, अगर उसके मैनेजमेंट के अंदर उसका मैनेजमेंट कंट्रोल अगर किसी भी गैर मुल्की कंपनी के पास जाए, वहां पर भारतीय मौजूद हो, तो उनकी एग्जैक्ट तादाद का अंदाजा तो नहीं लगा सकते। 2-4 तो अपेरेंटली सामने मौजूद है, लेकिन जब उनको 75% शेयर्स आप दे देते हैं, उनका पूरा आपके कंप्यूटर्स तक, आपके रिकॉर्ड तक उनको रसाई हासिल हो जाती है कि पाकिस्तान की पोर्ट्स के ऊपर कौन सी अशिया आ रही हैं, कौन से कंटेनर्स आ रहे हैं, किस कंटेनर के अंदर कौन सी अशिया मौजूद हैं, यहाँ ट्रेडिंग का डाटा क्या है, तमाम मालूमात की रसाई उन तक उन्हें तमाम मालूमात तक उन्हें रसाई हासिल हो जाती है। अब इस मामले को जो SOPs हैं, जो कानून है कि 8 साल कबल इस कंपनी ने, जिसका नाम डीपी वर्ल्ड है, डीपी वर्ल्ड कराची के नाम के जरिए से पाकिस्तानी कंपनी के पास जो एक टर्मिनल था उसके 75% शेयर एक्वायर किए। ये शेयर्स एक्वायर करने से कब लाजिम था कि SCCP और वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद इस कंपनी को मैनेजमेंट कंट्रोल दिया जाता, लेकिन 8 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका और अक्टूबर 2016 में वजारत दाखिला से SCCP ने रजू किया, अभी तक वजारत दाखिला ने मंजूरी नहीं दी। भट्टी साहब, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस खबर का यह है, पहले भी हमने इस स्टोरी को आपने हम तक पहुंचाई थी, इसको टेकअप किया था हमने, डीपी वर्ल्ड जिसका आप नाम ले रहे हैं, जिस कंपनी का, वो उस कंपनी की लगाम क्यों ढीली है, कौन उसकी सरपरस्ती कर रहा है, कौन उसको ओन कर रहा है, किसकी मदद हासिल है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। भारतीय शहरी 75% कंट्रोल भी है और उसमें भारतीय शहरी भी हैं जिनके पास सारा हमारा डेटा भी है और वो वहां पे काम भी कर रहे हैं। देखिए, इस हवाले से हमारी FBR और कस्टम्स के हुकाम से भी बात हुई ताकि जानने की कोशिश की जाए, क्योंकि कस्टम्स इंटेलिजेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंगेज रहती है, उनसे पता किया जा सके कि क्या मामला है कि पाकिस्तान के कवानीन को एक साइड पे रखते हुए एक ऐसी कंपनी को जिसकी वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी, जहाँ पर जिस कंपनी के अंदर भारतीय शहरी मौजूद हैं, उस कंपनी को मैनेजमेंट कंट्रोल हमने हमारे टर्मिनल का दिया गया है। क्या वजूहात है? सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत बाअसर लोग हैं, जिसके अंदर कुछ गैर मुल्की भी शामिल हैं, जिन्होंने ये सारी रसाई हासिल की, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो कलीदी जिम्मेदारी है वो SCCP की है। SCCP को अगर वजारत दाखिला ने 2 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी, SCCP अपने कानून के मुताबिक इस कंपनी को फौरी तौर के ऊपर रोक सकता है कि वो पाकिस्तानी कंपनी के मामलात, उसके शेयर और उसके मैनेजमेंट कंट्रोल हासिल नहीं कर सकती। 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया। चेयरमैन SCCP फरूक सब्जवारी के ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि जो कि बड़े कॉम्पिटेंट हैं और वो अपनी किस तरीके से इस मामले के अंदर कानून की पासदारी को यकीनी बनाते हैं। ऑल राइट भट्टी साहब, बहुत अहम मामला है ये, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि मेन जिम्मेदारी SCCP पर होती है, वजारत दाखिला भी अगर कोई अहकाम जारी करता है उसके बावजूद अमल दरामद नहीं होता, तो वाकई ऐसे कौन से बासर अफराद हैं जिनका यहाँ पर कंट्रोल है। अगली खबर क्या है भट्टी साहब, LNG स्कैंडल से मुतालिक? दूसरी खबर हमारी LNG स्कैंडल से मुतल्लिक ये है कि नैब की जानिब से LNG टर्मिनल का जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने का मामला था एंग्रो की कंपनी, एंग्रो LNG कंपनी को, साबिक वज़ीर शाहिद खान अब्बासी अगरचे कि इससे कब भी नैब में पेश हो चुके हैं, लेकिन नैब बहुत तेज़ी के साथ मेगा करप्शन स्कैंडल्स को उनके मंतकी इंजाम तक बढ़ा रहा है और इसी सिलसिले के अंदर जो LNG टर्मिनल से जुड़ा हुआ जो स्कैंडल है उसकी तहकीकात में भी अब काफ़ी पेशरफ्त हुई है। साबिक वज़ीर शाहिद खान अब्बासी को आज नैब ने दोबारा तलब किया है और शायद आज शाहिद खान अब्बासी साहब की आखिरी पेशी हो, क्योंकि नैब रावलपिंडी बहुत ज़्यादा दस्तावेज़ और जो दस्तावेजी सबूत हैं वो जमा कर चुका है। शाहिद खान अब्बासी साहब से कुछ मज़ीद जवाब चाहिए थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे नैब को, जो कि उन्हें उनसे तलब किए गए थे गुज़श्ता समात के मौके पर। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि साबिक
चेयरमैन साबिक वज़ीर शहद खान अब्बासी साहब जहां पर आज नैब में पेश होंगे, वहीं पर चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल खान साहिबा को भी नैब की जानिब से इस LNG टर्मिनल स्कैंडल के अंदर शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। जहां पर शहद खान अब्बासी साहब का इंपॉर्टेंट पॉइंट यह कि पहले उनके खिलाफ LNG टर्मिनल की इंक्वायरी तो नैब कर ही रहा है, उसके साथ साथ जो कतर से LNG खरीदारी का मुआहिदा किया गया था शहद खान अब्बासी साहब की जानिब से, उसकी तहकीकात भी नैब ने शुरू कर दी हैं। और ये बड़े अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर कतर के साथ LNG मुआहिदे के अंदर नैब मजीद कुछ पेशरफ्त करता है तो शायद मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये डेंट बर्दाश्त न कर सके, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है। और PTI के कुछ वुज़रा भी इस हवाले से परेशान दिखाई देते हैं। लेकिन अब नैब ने चूंकि कानून के मुताबिक आगे बढ़ना है, शायद अब्बासी साहब के खिलाफ इस सिलसिले में भट्टी साहब कोई बड़ी खबर आ सकती है। देखिए, जो नैब जी जो अब तक नैब के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है और जितने नैब के अफसरान को जो दस्तावेजी सबूत मिल चुके हैं वो बहुत पुरुम्मीद हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग केस है एक नैब का जो कि बन चुका है और उसको बस फाइनलाइज किया जा रहा है ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन को फाइनल करके चेयरमैन नैब को रेफरेंस की मंजूरी के लिए समरी साल की जा सके। और इसके साथ चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल खान साहिबा को भी नैब ने शामिल तफ्तीश करते हुए उनसे भी 3 मामलात के हवाले से जवाब तलबी किए, जिसके अंदर जो सुई नॉर्दर्न, सुई सदरन और PSO के मबैन LNG की ट्रांजैक्शन के हवाले से ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट हुआ था उसकी तफसीलात तलब की गई हैं। LNG की प्राइसिंग के हवाले से तफसीलात तलब की गई हैं और उसके साथ साथ LNG के टर्मिनल को लाइसेंस जारी किया गया था ओगरा की जानिब से, उनकी मालूमात भी उनसे तलब की गई हैं। तो अब चेयरपर्सन ओगरा को भी उज़्मा आदिल खान साहिबा को भी इस मामले के अंदर सामने तफ्तीश होना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट ये है कि इससे कबल जो बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नैब में पेश हुए थे, कुछ हमने उसकी इनसाइड स्टोरी हासिल की है कि बेशतर लोग जब नैब में पेश होते हैं तो बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन कुछ हमने जो इनसाइड इंफॉर्मेशन हासिल की, आसिफ अली जरदारी साहब नैब में जब पेश हुए, बिलावल भुट्टो भी पेश हुए, तो उनका रवैया नैब के अफसरान के साथ बहुत अच्छा था और नैब के अफसरान ने भी खिलाफी तवक्को उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब से जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया गया तो उन्होंने नैब के अफसरान को पेशकश की कि आप मुझे बार बार बुलाते हैं, आप ये क्यों नहीं कर लेते कि अगर 1 माह बाद आपने मुझे गिरफ्तार करना है तो मैं अभी अपने आप को सरेंडर करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे गिरफ्तार कर लें तो मैं उसके लिए तैयार हूं, आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। स्माइलिंग फेस के साथ उन्होंने ये बात की और नैब के अफसरान ने उन्हें बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया। लेकिन नैब के अफसरान भी बड़े परेशान थे इस मामले के हवाले से कि जितने भी लोग नैब में पेश होते हैं वो घबराते हैं कि शायद नैब उन्हें आज गिरफ्तार न कर ले। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद नैब को पेशकश की कि अगर नैब समझता है कि इस केस के अंदर उनके पास इतने सबूत मौजूद हैं और उनकी गिरफ्तारी नागुज़ीर है तो वो हाजिर हैं। भट्टी साहब, जब आप ये इनसाइड स्टोरी बता रहे थे, यकीन जानिए मुझे लगा शायद आप ये कहने लगे हैं कि आसिफ अली जरदारी का मुकालमा जब शुरू हुआ नैब अफसरान के साथ तो आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा कि आप मुझे रोज रोज बुलाते हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप मेरे पास आ जाए क्योंकि ऐसी स्टोरीज भी पहले हुई थी जिसको हमने कवर किया था कि नैब अफसरान ओके आप आ जाए, हमारे पास आए, जो भी पूछताछ करनी है कर लें। लेकिन भट्टी साहब ये कहिएगा कि क्या नैब के पास इतने पावरफुल सबूत हैं कि कोई एक्शन लिया जा सकता है उनकी जानिब से? देखिए, नैब इस हवाले से इस केस के अंदर स्पेशली अगर हम बात करें आसिफ अली जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो की, तो बहुत ठोस सबूत उनके पास मौजूद हैं, चूँकि GIT ने बहुत ज़्यादा काम तो उन्हें पहले ही से ही करके दे दिया है। जो फेक अकाउंट्स का, बैंक अकाउंट्स का मामला है उसके पास तकरीबन 70% से ज़्यादा जो इन्वेस्टिगेशन है वो पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। नैब के पास वो दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं और उसके साथ जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के फ्लैट का मामला है अमेरिका के अंदर, उस हवाले से जहां बिलावल भुट्टो का नाम आता था तो वहां पर बिलावल पहले कहा करते थे तो उस वक्त मैं तो कम सिन था, मेरी उम्र ही नहीं थी। लेकिन नैब के पास जो रिकॉर्ड मौजूद है, जो दस्तखत मौजूद हैं बिलावल भुट्टो के, वो 2009 में उन्होंने किए थे जिस वक्त उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा थी। तो नैब के पास सबूत तो बहुत ठोस मौजूद हैं, 70% से ज्यादा सबूत मौजूद हैं। देखने के कब तक नैब इस केस की तहकीकात को कंक्लूड कर पाता है, इस केस की तहकीकात के अंदर रेफरेंस की जानिब कब तक बढ़ते हैं, शायद ज्यादा देर नहीं लगेगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
बड़ी मज़े की बात जो हमने आगाज़ में भी की कि आज का जो हमारा पैनल है ख़वातीन का, वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रही हैं, और ख़ास तौर पर जब आप इस मुकाम तक पहुँचते हैं तो बहुत से मसाइल, बहुत से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। आज इन्हीं पर हम बात करेंगे, तो पैनल का तारुफ करा देते हैं। बिल्कुल, कुछ ऐसी ख़वातीन को हमने मदऊ किया है सुबह सवेरे पाकिस्तान में जो जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं। कहा जाता था कि नहीं जी ये तो मर्दों की जगह है, यहाँ पे ख़वातीन जो है ना, नहीं, बहुत मुश्किल है उनको सर्वाइव करना। तो जनाब फातिमा खान माहिर कानून, समराना शाह मॉडल हैं, होस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, समन जफ़र माहिर नफ्सियात, नौशाबा मनान सियासी रहनुमा। नौशाबा को आप एक और रुख और सूरत में भी हमारे साथ आप देखते रहे हैं, इनके साथ बहुत हम डिस्कशन करते रहे हैं। और नाजिया बाकी इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस है। तो इन सब खवातीन से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, और आप देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। एक बहुत अहम इशू तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन अहम टॉपिक इसलिए ज़रूर कहेंगे क्योंकि चैलेंजेस जो फेस करते हैं ख़वातीन को, ख़ास तौर पर पहले पढ़ाई का जो उनका अमल होता है उसमें भी काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, और फिर उसके बाद जब वो अपना करियर बनाना चाहे तो उसमें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और क्यों करना पड़ता है और इसका हल क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं नाजिया बाखिर साहिबा की जानिब, इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस हैं, तो इनसे जानते हैं। नाजिया कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू, बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे पाकिस्तान का मेहमान बनने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, बहुत मुश्किल है पुलिस में ख़वातीन का होना, वो चाहे पंजाब पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, आपकी ड्यूटी सर अंजाम देना कितना टफ काम होता है ये। इस सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए, लड़ते रहे हुए आप माशाल्लाह अब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस हैं, तो अपना सफ़र हमारे साथ शेयर करें आप। मुझे शुरू से ही शौक़ था, बचपन से ही कह लें कि शौक़ था कि मैंने पुलिस में आना है, और कुछ मेरी वालदा की तरफ से भी बड़ा वो करेज करती थी कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में आओ जिसमें मर्दों के शाना बशाना काम करना पड़े, क्योंकि मेरा भाई कोई नहीं था, मेरी सिर्फ एक बहन है। तो मुझे शुरू से शौक़ था, और आप यकीन करें सिर्फ इसी डिपार्टमेंट के लिए मैंने अप्लाई किया और इसी में मेरी पोस्टिंग हुई, इसी में मैं पोस्ट हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 25-26 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में सर्व करते हुए। बहुत अच्छा महसूस होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग अपने आप को समझती हूँ। और तो नाज़िया साहिबा, इस शौक़ को पूरा करने के लिए किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कहा जाता है, तो उस सोसाइटी में अपने आप को मनवाना कुछ मुश्किल लगा, और ख़ास तौर पर जब आप जहाँ अपनी ड्यूटी देती हैं तो वहाँ किस किस्म के चैलेंजेस आप फेस करते हैं? देखिए, हमारा एक एजुकेशन यूनिट है जो मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़, बसेस के अड्डों पे जाता है, जो ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताता है। तो वहाँ पे भी हमें बाज़ औक़ात मुख्तलिफ किस्म के जो हैं सिचुएशंस जो हैं उनको हैंडल करना पड़ जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम किसी भी सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। समराना, आपसे भी यही सबसे पहले तो बड़ी टफ फील्ड समझी जाती है जब आप मीडिया में आते हैं, चाहे वो आप एंकरिंग कर रहे हो, मॉडलिंग कर रहे हो, तो आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने में, या सब कुछ आसानी से मिल गया? चैलेंजेस क्या दरपेश थे आपको? जी, चैलेंजेस तो बहुत मतलब हर्डल्स थे बहुत ज़्यादा। जो इस फील्ड से रिलेट करते हैं लोग, उनको तो पता होगा कि आई हैव बीन थ्रू फ्रॉम द लॉट ऑफ हरासमेंट इवन, ठीक है, कि मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा। और जो सबसे ज़्यादा जो बेसिक फ्लॉ है वो ये था कि फ़ेक लोग जो हैं, मतलब आपको अप्रोच किया जाता था कि आप एज अ मॉडल हो, आप एज ए एक्ट्रेस हो, तो वो अप्रोच किया जाता था और वो सब फेक लोग होते थे। जब आप जाते हो, आप सर्च करते थे, ओह माय गॉड इट्स फेक। तो ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों को, इन चैलेंजेस को जो है वो आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया और कैसे किया? फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है। फैमिली की वजह से ही ऑब्वियसली बात है कि आज जो मकाम मिला है, जो रिस्पेक्ट मिली है, वो फैमिली की सपोर्ट की वजह से ही मिली है।
फैमिली ने फुल सपोर्ट किया कि ठीक है यू कैन गो। इवन डेली होता था कि मैं जब वापस आती थी तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड ना कि नहीं यार, नहीं मॉडलिंग नहीं करनी, होस्टिंग नहीं करनी, क्योंकि जहाँ पे जा रहे हो आपको फेक लोग मिल रहे हैं, फिर आपको हेरासमेंट का जो है फेस करना पड़ रहा है। आप बड़ी मायूस होती थी, लेकिन आपकी फैमिली एग्जैक्टली लिटरली जो है आके आई वाज क्राइंग एट द टाइम ना कि नहीं यार अब बस बहुत हो गया, अब नहीं करना। तो सम टाइम मैंने सोचा कि मैं छोड़ दूँ, मैं क्विट कर दूँ। देन मेरी मदर ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं यू शुड डू इट, डोंट ड्रॉप दिस थिंग, क्विट नहीं करना। रिश्तेदारों ने कितना क्रिटिसाइज किया, खुल के बताएं। ऑब्वियसली रिश्तेदारों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, बिकॉज नो ये तो ग्लैमर का फील्ड है, वुमेन एज अ वुमेन ऐसे कैसे हो सकता है। एंड आई बिलोंग टू अ सैयद फैमिली, जो बेसिकली वो था कि मेरे दादा परदादा सब पीर मुरीद इन दिस एंड दैट, तो मेरे लिए ये चीज फेस करना एंड आई बिलोंग। आपने तो सही फिर जंग लड़ी है अपने पैशन में। घर के चैलेंजेस को फेस कर भी लेना, सबसे लड़ भी ले, लेकिन रिश्तेदारों की जो बातें होती है ना, ओहो एक दफा तो माँ को भी बहका देती हैं, जो बड़ी सपोर्टिंग रोल अदा कर रही है। अच्छा, समन आपकी तरफ आएंगे, चूंकि आप माहिर नफ्सियात हैं, आप तो लोगों के जहनों को जज करती हैं, तो ये आपको शौक जब आप स्टडीज़ कर रही थी तब शौक हुआ इसका कि आपको माहिर नफ्सियात ही बनना है? लोगों की साइकी क्या होती है एक्चुअली, आपको उसको रीड करना है। तो ये जो चैलेंजेस और मसाइल का जिक्र हो रहा है, तो जब आप इनको रीड करती हैं तो आपको असल इशू कहाँ नज़र आता है, और उसको हल करने की तरफ अगर सोचें तो वो क्या हो सकता है? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और सोल्यूशन की तरफ आप जा रहे हैं कि चैलेंजेस तो हम काफ़ी अरसे से फेस करें, लेकिन सोल्यूशन क्या है वो हमें क्लियर नहीं होता कि क्या करना चाहिए। बहुत यंग एज से ही ना सिर्फ गर्ल्स बल्कि बॉयज़ को भी इमोशंस की इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है कि अपनी इमोशंस की अवेयरनेस, ये चीज़ अब न्यू है और स्कूल्स में अब लेटली इंट्रोड्यूस हो रही है कि आपको अपने जज्बात का जब आइडिया होता है उसके बाद आप उनको कम्युनिकेट करते हैं। और ज़्यादा चैलेंजेस तब हम फेस करते हैं जब हमारी कम्युनिकेशन में इश्यूज आते हैं। लड़कियां फॉर एग्जांपल आप कोई एग्जांपल कोट करें ताकि जी मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारी मतलब जैसे इन्होंने बात की है हरेसमेंट की, हरेसमेंट जो है इसमें कम्युनिकेशन जो है वो मेजर चीज़ होती है। अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो अदर पर्सन विल नॉट बी एबल टू। वैसे एग्जैक्टली मैं आपकी उस बात को मैंने इसलिए कैरी नहीं किया क्योंकि मेरे ख्याल में ये जो वर्ड है ना, इट डजंट एग्जिस्ट। मैं नहीं मानता कि ये कोई चीज़ होती है। सीरियसली बीइंग अ मैन, मेरी बीवी मेरे साथ बैठी हैं, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये जो वर्ड है और ख़वातीन के सिवा मैं इसको, क्योंकि जो आप बात कर रही है ना, एक्चुअली ये है जो मैटर करती है कि कम्युनिकेशन। अगर आप किसी को स्टॉप करें, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बिल्कुल ही आपके। खैर, सोल्यूशन की जो आपने बात की है, और क्या टिप्स हैं? अब देखें, अब प्रॉब्लम ये आता है जब आप लड़कियों को टीच नहीं करते कि किस तरह से बात करनी है इस चीज़ पे। आप उसको शान करते हैं कि बेटा चुप रहो, लोग क्या कहेंगे। ये चीज़ जो है फसाद की जड़ है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों से पहले आप उनको पर्सनल सेफ्टी सिखाओ कि इस किस्म की सिचुएशन में यू हैव टू ट्रस्ट योर पेरेंट्स and tell them what happened. कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। Exactly. जो नाजिया कह रही थी कि इस यूनिफॉर्म को पहन के जो कॉन्फिडेंस है तो मैं सबका मुकाबला कर सकती हूँ, तो बगैर यूनिफॉर्म पहने भी लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और ये जैसे आप कह रही हैं ये घर से मिलता है, तो जब फैमिली आपको कॉन्फिडेंस देती है तो डेफिनेट फिर आप बड़ी अच्छी बात की। ये जो है कम्युनिकेशन गैप जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों में, वालिदैन में एक फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। जैसे मेरी बेटी है, वो जाती है जीसी में पढ़ती है, और आप यकीन करें मुझे एक एक बात बता रही होती है कि मामा आज मेरे साथ ये हुआ। बच्चियों की आदत होती है ना कि ख़ास तौर पे वालिदैन के साथ वो जो बातें उनकी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में वो हो रही होती हैं वो बताती हैं। और यही कॉन्फिडेंस अगर हम बच्चों को दें तो मेरे ख्याल ना कोई हैरेसमेंट हो और ना ही कुछ इस किस्म के इशू। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मुशाबा, आप चूंकि आप तो खैर माशाल्लाह आपके नाम के साथ तो बड़े डेजिग्नेशन आते हैं तो लेकिन सियासत में आपका बड़ा अहम किरदार है। ख़वातीन का सियासत में आना भी उसी तरह से बड़ा अजीबो गरीब समझा जाता था। अब तो खैर थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो एज आ सियासी रहनुमा, एज आ पॉलिटिकल वुमेन, आप क्या समझती हैं किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है खातून को, किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया दुआ जमील आपके मदु करने का, हमेशा की तरह बहुत अच्छा टॉपिक है। मेरा पैनल में बैठे तमाम जो ख़वातीन हैं उनको सलाम और नाजरीन को भी। देखें, जब एम्पावरमेंट की बात करें ख़वातीन को लेकर ना, तो पाकिस्तान, पहले तो हमें अपने ख़ित्ते का थोड़ा सा समझना है। हमारी जोग्राफिकल जो सिचुएशन है, इसमें अर्बन है, रूरल है, ख़वातीन की एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, लीगल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एजुकेशन में एम्पावरमेंट, और सबसे बड़ी बात मॉरलिटी और एथिक्स में आपके पास एम्पावर्ड, यू शुड बी एम्पावर्ड विद करेक्टर एज वेल। इन सब चीज़ों को मिलाकर एक पर्सनालिटी बनती है। जब शख्सियत बन रही होती है तो उसके अंदर मैं जिस वक्त अब तालीम के साथ थे, आपने तालीम हासिल की, लेकिन तालीम के साथ साथ आपको जिस वक्त बाहर आप अपने आप को स्पेसिफाई कर लें कि अगर आपने, जैसे मैं एक माहिर नफ्सियात भी हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर सकते? अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो क्या आप घर की जिम्मेदारियां क्यों नहीं निभा सकते? तो ये जो रोल प्लेइंग है, ख़वातीन के ऊपर चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं। आप बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? विदाउट इकनॉमिकल एम्पावरमेंट, मैं समझती हूँ दुआ कि पैसे के बगैर आप जब शाना बशाना मर्द के खड़े होते हैं, उस वक्त तक आप कोई अपना रोल प्ले नहीं कर सकते। जिस वक्त आप अपने पास जैसे एक मैं ब्रांड भी अपना रजिस्टर्ड ब्रांड है जिसके रिगार्डिंग मैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी हिस्सा हूँ। तो जिस वक्त हम सोसाइटी में अपना रोल प्ले करने के लिए आ रहे थे, तो हमें सबसे पहले तो तरबियत तो ज़ाहिर है हमने अपने वालिदैन से ली थी। क्या हम जब ये बात करते हैं कि ख़वातीन शाना बशाना, तो भाई शाना बशाना मतलब उसमें फिर ये नहीं समझना चाहिए कि आपको कोई स्तब किया जाएगा, कहीं डंप किया जाएगा। नहीं, ट्रस्ट करें अपने मर्दों पर भी। ना आपकी सोच है। नुशाबा के कहने का मतलब था कि बहुत सारी हमारी सोसाइटी में ऐसे मेल हैं, बाप भाई शौहर की सूरत में, जो तो उनको ठीक होने की जरूरत है। यस, उनको ठीक होने की जरूरत है। ख़वातीन इस चीज को बिल्कुल मत सोचें कि जनाब नहीं हम कुछ नहीं कर सकती। ये एग्जांपल्स हमारे साथ है हमारे शो में। बिल्कुल। फातिमा आपकी तरफ आएंगे। जब हम लॉयर बनने का सोचते हैं तो उस बारे में भी यही ख्याल आता है कि नहीं, लड़कियों को लॉयर नहीं होना चाहिए। क्या जाकर वहाँ पर एक मेल जज से बहस करेंगे? अपने कॉलीग्स बहुत ज़्यादा मेल होते हैं। तो आपको किन किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा? चैलेंजेस क्या क्या सामने आए जिनको आपने कहा नहीं ये चैलेंजेस नहीं है, इनको मैंने ओवरकम करना है और एक अच्छी लॉयर बनना है, जो कि आप माशाल्लाह हैं? थैंक यू सो मच फॉर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। इतना अच्छा लग रहा है इस शो का हिस्सा बनते हुए। आई ऑलवेज जो है वो ड्रीम्ड ऑफ लाइक दिस सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम कि जहाँ पे डिफरेंट जो है वो फील्ड्स की जो है वो ख़वातीन बैठेंगी और उसमें बात करने का मौका जो है वो दिया जाए। तो बात जो है वो यहाँ से शुरू करते हैं कि ठीक है, बीइंग अ लॉयर बहुत ज़्यादा आपको चैलेंजेस तो खैर हर फील्ड में आपको फेस करने पड़ते हैं, लेकिन बीइंग अ लॉयर अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द डे आई गॉट एडमिटेड इनटू द लॉ स्कूल, लाइक जहाँ से मैंने अपना यूनिवर्सिटी से जो है वो अप्लाई किया और वहाँ से जो है वो मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। तो आप जब क्लास में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते थे, तब से आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि योर पॉइंट ऑफ व्यू मैटर्स और इट डज़ नॉट मैटर। तो वहाँ से आप ये चीज़ें जज करना शुरू कर देते हैं कि क्या चीज़ें जो है वो आप अगर कोई बात करते हैं तो उसकी क्या वैल्यू होती है या कितनी वैल्यू होती है या नहीं मिलती। फिर जब आफ्टर आप डिग्री ले लेते हैं और आप जाते हैं कोर्ट्स के तरफ, तो वहाँ पे आपको असल चैलेंजेस जो है वो नज़र आते हैं कि जहाँ पे मेल लॉयर जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का ऐसा थोड़ा सा है प्रॉब्लम कि जहाँ पे मेल्स की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं किया जाता, आपको जो है वो इश्यूज़ ज़्यादा दिखाए जाते हैं या आपको लिटिगेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता, आपको बैक एंड पे ज़्यादा जो है वो रखा जाता है, या जो थोड़े छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर आपको वर्क करने का ज़्यादा मौका मिलता है। लेकिन फातिमा ये बताइए, आपको बोलने में तो कोई मसला नहीं आता? लाइक यू कैन स्पीक फ्रीली, मतलब ऐसा तो नहीं होता आपको रोक दिया? क्योंकि ये भी तो है ना, ख़वातीन बहुत बोलती हैं। नहीं एक्चुअली द पॉइंट इज, अभी जो आपने पॉइंट रेज किया था ना कि वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड या वुमेन जो है वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, उसको और एम्पावर्ड करने की क्या ज़रूरत है या हैरासमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं उससे समहाउ एग्री करती हूँ। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि दीज थिंग्स डू एग्जिस्ट, ये हमारे माशरे का हिस्सा हैं। वुमेन जो है वो हरास होती है,
वुमेन जो है उसको मजीद और एम्पावर्ड करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं अगर इस चीज़ को फेवर कर रही हूँ या आप इस बात को मान रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा इसको मानता हो। और अगर आप हमारे बैकवर्ड एरियाज़ की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे तो टोटली माइंडसेट ही डिफरेंट है, जो ये नहीं समझता कि औरत एम्पावर्ड होनी चाहिए, वो औरत को घर में बिठाना ज़्यादा जो है वो एग्जैक्टली माइंडसेट जो है उस पे वर्क होना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि अभी तक हम अगर कर भी रहे हैं तो इस शो से अगर ये पैगाम जा रहा है कि वुमेन एम्पावर्ड नहीं है या इसको मजीद करने की ज़रूरत है, तो उस पर मैं एक पॉइंट सारे और सब ऑडियंस को बताना भी चाहूँगी कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो है वो ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त मिलती है, मेरी फील्ड में भी मुझे भी बहुत इज़्ज़त मिली है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। ठीक है, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं 100% तो जो है वो मर्द हज़रात ठीक नहीं है, लेकिन समहाउ आपको जो है वो कॉपरेशन ज़रूर मिलती है। आपको जो है वो जो जिस पॉइंट तक आप जाना चाहते हैं, आप जिस सक्सेस को आप छूना चाहते हैं, उस तक आपकी हेल्प लोग डेफिनेटली आपकी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वैलिड बहुत बहुत आम पॉइंट है ये। फातिमा, जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। हेडलाइन सुने, हम वेट कर रहे हैं आपका। वेलकम बैक जी, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। बहुत हेल्दी डिस्कशन हो रही है ख़वातीन से मुतालिक, उनको अपनी फील्ड्स में कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। नाजिया साहिबा, ये वर्दी में आपने कहा कि मुझे तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो क्या घर में भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को डांट रही हैं, चलान कर रही हैं? बड़ा इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। बड़ा फ्रेंडली माहौल है, जैसे मैंने पहले कहा, उनमें इतना आपस में मतलब गैप नहीं होना चाहिए। उनको इतना कॉन्फिडेंस देंगे तो आपको अच्छे तरीके से वो आप बताएंगे ना हर बात। बड़ा अच्छा माहौल है, हस्बैंड के साथ भी, बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा। क्या करते हैं आपके? पुलिस में ही है, एसपी हैं। अच्छा, माशाल्लाह, नाइस। मतलब बड़ा करेज करते हैं। बच्चे कितने आपके? 4। और लाइक कितने बड़ा, सबसे बड़ा बच्चा कितना है? और एक बेटा जो है वो जीसी में पढ़ता है, बेटी जो है जीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। बड़े बच्चे हैं? हाँ जी, बड़े बच्चे। ओके, ऑल राइट, मतलब लाइक मामा बाबा दोनों पुलिस में हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी उनमें ऐसी चीज तो नहीं है ऐसी की तैसी? अरे नहीं, बड़े अच्छे, बड़े पॉजिटिव माइंड बच्चे हैं। और बल्कि जो है बेटे की ख्वाहिश भी है एक्चुअली, आपकी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम। तो हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देंगी, जो ख़वातीन या जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, जो ख़वातीन आपसे इंस्पायर है? आएँ, ज़रूर आएँ। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और बड़ा अपने आप को इंसान स्ट्रॉन्ग समझता है। और मेरी तो यही ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ इस फील्ड में आएँ। और ख़ास तौर पर मैं चाहूँगी कि जो खावंद, जो हस्बैंड अपनी बीवियों को सपोर्ट नहीं करते हैं, और आप जैसे माशाल्लाह बता रही हैं कि आपके आपको कितना सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात मैं कहती हूँ कि मैं छुट्टी ना ले लूँ, छोड़ दूँ, तो कहते हैं नहीं आप कंटिन्यू करो। बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलें, ये तो एक बड़ा अच्छा मैसेज हो गया इनकी तरफ से उन ख़वातीन के लिए जो ये चाहती हैं कि वो पुलिस, पंजाब पुलिस हो या फिर ट्रैफिक पुलिस हो, कुछ भी हो। अब तो हमारी ख़वातीन, यार माशाल्लाह, परेड देखी थी इस दफ़ा 23 मार्च की, कितनी मज़ेदार थी, कितनी मज़ेदार थी। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, चालान जो होते हैं आप क्योंकि जब मैं गाड़ी ड्राइव करती हूं, ख़वातीन के चालान कितने किए? नहीं कि तुम चालान ख़वातीन के चालान कितने किए आपने? देखिए, जो ख़वातीन हैं, वायलेशंस की बात करें तो अगर हम जेंडर इन्वॉल्वमेंट को देखें तो 79% जो हैं वो मेल मेंबर्स जो हैं वो वायलेशंस करते हैं और 21% जो हैं वो फीमेल करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ख़वातीन जो हैं बड़ी मुख्तार ड्राइवर होती हैं, दरअसल उनकी तादाद कम है रोड पे आने की। ठीक है, लेकिन ज़्यादा गलतियां नहीं वैसे स्लो चलती यार, वो रूल्स के मुताबिक गाड़ी चला रही होती हैं, रूल्स के मुताबिक गाड़ी चला रही होती हैं। अगर आप किसी एरिया में देखें, अगर 60 की है लिमिट तो वो 60 पे जाएंगे। वो 60 पे जा रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। आप ये देखिए, आप कनाल पे देखें 50 और 60 है लिमिट वहाँ पे, और जो मर्द हजरात है वो 100 पे जा रहे होते हैं, 120 पे जा रहे होते हैं। लेकिन वाहिद ख़वातीन का एक शोबा ऐसा है जो रूल्स के मुताबिक सीट बेल्ट भी पहनेंगी। खुद भी मानते हैं हाँ कि तुम इंडिकेटर देती हो और प्रॉपर तरीके से गाड़ी
ड्राइव करती हो। मैं बड़ा अप्रिशिएट कर, मैं कहता हूँ यार बेल्ट भी लगाई है पूरा, थोड़ा सा भी टर्न लेना है तो इंडिकेटर में कहता हूँ वाओ। खवातीन जो है मोहताज ड्राइवर है। आपने देखे किसी जगह पे ये नहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि एक खातून ने जो है एक्सीडेंट करके इतने लोगों की जान ले ली, ऐसे कभी आपने नहीं सुना होगा। तो खवातीन मोहताज ड्राइवर होती हैं। बिल्कुल। समराना, कोई मैसेज आप देना चाहें उन खवातीन के लिए, उन गर्ल्स के लिए जो एंकर बनना चाहती हैं, होस्ट बनना चाहती हैं, मॉडल्स बनना चाहती हैं? बिल्कुल जी, मेरा ये मैसेज मैं एक चीज़ कोड करना चाहूँगी जो बहुत नेसेसरी है इस टाइम पे, कि वुमेन राइट्स की अवेयरनेस ही नहीं है। वुमेंस को वुमेंस हमारे लिए आजकल जो हमें पता है कि या बाकी जो सोसाइटी में चल रहा है वो ये फॉलो कर रहे हैं कि जी कपड़े पहनना, फैशन करना, बाहर निकलना, घूमना फिरना, ये वुमेन राइट्स हैं। ठीक है, आप देखें, आपको इस्लामिक तौर पे आप सूरह निसा जो है वो कितने लोगों ने पढ़ी होगी, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग कोड है। समराना, आप मैरिड है? जी नहीं, मैं आप मैरिड हैं, ओके। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी उन गर्ल्स के लिए? जी, उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि बेसिकली आप एजुकेट हों, अपने आप को एजुकेट करें, आप इस चीज़ को समझें कि वुमेन राइट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज क्या हैं, इस्लाम क्या कहता है आपको, और आपको किस तरह से अपने आप को आप लर्न करें, आप सीखें और शट अप कॉल देना बेसिकली, कि ठीक है अगर आपको कोई कुछ भी कह रहा है आपने हार नहीं मानी। बिल्कुल सही, हार नहीं मानी। बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने। मुशाबा, आपकी तरफ आएंगे, क्या मैसेज देंगी उन खवातीन को जो इस टाइम शो देख रही हैं और उनके लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज के वो कर सकती हैं, यस शी कैन डू इट, जो भी जिस भी फील्ड में जाना चाहे। मैं आपको, अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं, चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो गया। मैं थोड़ा सा इसको वाइंड अप करूंगी। मुशाबा, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। हाँ, हमारे मुल्क की सियासत में जी बिल्कुल, देखिए पर्सनालिटी जो है ना, पर्सनालिटी एक गुलदस्ते की तरह होती है, मुख्तलिफ फूल लगाते हैं उसमें। मैं थोड़ी सी मिसाल, कोई सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं है लेकिन अपनी ज़ात से ज़रूर दूंगी, शायद किसी को फ़ायदा हो। हमने जिस पाकिस्तान लेवल पर बेस्ट फीमेल सिंगिंग अवार्ड जीता, हम जब तालीम की तो हमने टॉप किया अपने डिग्री के अंदर। ये काम करने के बाद लेकिन हमें लग रहा था कि जो साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी, हम इससे अपना उस तरह एम्पावर्ड पैसे के साथ नहीं हो सकते। हमने अपने आप को एक ब्रांड लॉन्च किया और अपना बिजनेस एज ए फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ भी आ गए। अब जब ये सब तीनों चीज़ें आपके पास आ जाती हैं तो उस वक्त आप ये समझते हैं कि अब आपने सोसाइटी को कुछ रिपे करना है, फिर उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। पॉलिटिक्स बेसिकली इससे पहले गद्दी की सियासत थी कि बाप की जगह बेटी ने आकर बैठ लिया पाकिस्तान में। तब उस वक्त तक आप आ सकते हैं जिस वक्त आप सोसाइटी में कुछ देना चाहते हैं। और मैं जो पैगाम बेटियों को तो नहीं दूंगी लेकिन मैं वालिदैन को ज़रूर दूंगी कि अपनी बेटियों को जायदाद में उनका जो वरासत में हिस्सा है वो ज़रूर दें, ताकि जिस वक्त वो तालीम में तो एम्पावरमेंट हो जाए, तो जब उनके हाथ में पैसा हो तो वो कोई एक ऐसा बिजनेस अपने लिए तिजारत की शक्ल में कर सकें जिसके अंदर वो खुद अपने एक कॉन्फिडेंस फील करें। और तरबियत के अंदर तो जाहिर है जिस वक्त हम अपनी माएँ, हमारी जो तरबियत हमारी बच्चियों की कर रहे हो, हमारा जो कल्चर है उसकी अप्रोच ही कलेक्टिव है और उसमें हमें मानना है उनको शादी का हक, उनको जस्टिस टाइम के ऊपर दें जिसके ऊपर हुकूमत का जो किरदार है वो है। और लेकिन खुदा रहा एक तमीज़ ज़रूर सीखें कि जिस वक्त आप बाहर आएँ आपको पूरी दुनिया देख रही है, ये बैनर्स के ऊपर उठाकर उसके ऊपर ऐसे अल्फाज लिख देना, ऐसे आप एम्पावर्ड नहीं होंगे। अपनी ज़ात के ऊपर काम करें, अपने ऊपर काम करें। आप किसी तरीके से किसी से कम नहीं है। कोई मुकाबला मर्द और औरत का मुकाबला नहीं है। मैं जमील साहब की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। आप खुद ही अपनी जात में एक मुकम्मल शख्सियत है, किसी जेंडर से। अल्लाह ने तो सबसे ज्यादा इज्जत ही मकाम ही खातून को दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। फातिमा खान के पास चलते हैं। जाते जाते अच्छा सा मैसेज उन खवातीन के लिए जो लॉयर बनना चाहते हैं। वैसे दुआ को भी बहुत शौक है और मैं बता रहा हूँ। यस कहती है मैंने लॉयर बनना था। मैं कहा कोई बात नहीं, अभी भी हो। जी, हर खातून जो है, हर औरत जो है वो लॉयर बन सकती है, चाहे वो डिग्री के बगैर हो या डिग्री के साथ ही हो। उसमें डिग्री के बगैर ज्यादा अच्छी लॉयर होती है। एक चीज है वो मैं यहाँ पे कहना हाँ, घर में तो उसको हक देना फैसले का। Exactly, घरों में नहीं हक दिया हुआ फैसले का, उस बेचारी ने क्या बाहर आके लॉयर बनना है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी। देखें, जब भी हम डिस्कशन करते हैं, मैं भी अपने कोलीग्स के साथ जब भी डिस्कस करती हूँ तो मैं जब कहती हूँ कि इक्वल राइट्स मिलने चाहिए या इक्वालिटी के ऊपर जो है वो फोकस होना चाहिए, तो सब कहते हैं कि भाई, अक्सर हंसी मजाक में भी बात होती है कि अगर इक्वल है तो फिर ठीक है, फलाना काम जो मर्द करता है वो तुम भी करके दिखाओ या इस तरह की बातें।
तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इक्वालिटी डज़ नॉट मीन कि आप मर्दों वाले काम करें या मर्द आप वाले काम करें। इक्वालिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। इक्वालिटी डज़ नॉट मीन कि आपको कोई ऐसा काम करना है जो मर्द कर रहा है और आप पीछे रह गई हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, इक्वल वेजेस दी जाएं, ये चीज़ है जिस पे सबसे ज़्यादा हमें काम करना चाहिए। औरतों को जो है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू देने की जो है वो हिम्मत देनी चाहिए, या उनको आगे बढ़ने के लिए जो है वो अलाउ करना चाहिए, ना कि उनकी टांगें खींचें या ना कि उनको घर में जो है वो बंद करके रखें। जितना ज़्यादा आप औरत को दबा के रखेंगे, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि दबा के जितना रखेंगे उतना ही वो घर से बाहर निकलेंगे। और मैं नशाबा की इस बात से भी एग्री करूंगी कि ये जो प्लेकार्ड्स हम उठा के और उसके ऊपर हम उल्टी सीधी चीज़ें लिख के, इससे औरत मजबूत नहीं हो रही है। औरत की असल जो है वो एम्पावरमेंट वो तब होती है कि जब उसकी बात की वैल्यू हो और सोसाइटी उस चीज़ को कंसिडर कर रही हो, हमारे मर्द बदल रहे हो, हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा हो, इस तरह से सोसाइटी चेंज हो रही है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम जाएंगे समन की तरफ। यस, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अच्छा, आप उन खवातीन के लिए मैसेज दें जो शायद ये समझती हैं कि नहीं हमारी बात नहीं मानी जा रही, या ओहो सलूशन क्या है, या वो कुछ गलत सोचें, कुछ उल्टा सोचें। तो इसलिए जो आपने कम्युनिकेशन की बात की थी, मैं चाहूँगा उसी से रिलेटेड आपको अच्छा सा मैसेज दें। मैं मैसेज ये दूंगी कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे ख्वातीन हैं या मर्द हैं, दोनों के लिए। इसकी वो यही है कि आसान लफ्ज़ों में कैसे समझाएं आप हमें? लाइक जब आपको इख्तलाफ राय देखना पड़े तो उस टाइम आपने किस तरह से काम रह के दूसरे की पोजीशन में खुद को डाल के फील करना है कि वो किस सिचुएशन से गुजर है। तो एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उन ख्वातीन को कहूँगी कि जिस शख्स से भी उनको कॉन्फ्लिक्ट है वो उसके जूते में पाँव डाल के महसूस करें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक। तो आप समझते हैं कि ये जो इख्तिलाफ राय को समझना या इख्तिलाफ राय की साइंस को समझना, कि जो कह रहा है कि आप उसकी जगह पर समझो और पॉजिटिव सीख करो जो भी वो बात हो रही है जी, तो उससे बहुत से इश्यूज हल हो सकते हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन, क्योंकि हम सिर्फ मर्दों की बात नहीं करते हैं आजकल की, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे, हमारी सोसाइटी में ख़वातीन ही ख़वातीन की दुश्मन होती हैं। आप देखें जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर आपको मर्द हजरात से इतना प्रॉब्लम नहीं होता, शायद वो आपके लिए आपकी लेग पुलिंग नहीं कर रहे होते जितनी ख़वातीन आपसे इनसिक्योर होती हैं और हसद कर रही होती हैं और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी। तो ऐसी ख़वातीन के लिए क्या आप कहेंगे? ऐसी ख़वातीन को मैं कहूँगी कि वो अपनी सेल्फ इस्टीम पे काम करें, कि वो देखें कि अपने बारे में सोचें कि मैं कहाँ पे लायक कर रही हूँ इस तरफ। किसी शख्स का भी किसी से कोई मुकाबला नहीं होता। जैसे कि उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद से थी, मुझे इनका नाम भूल गया, नौशाबा जी, वो कह रही थी कि पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हर शख्स अपनी ज़ात में मुकम्मल इंसान है। बिल्कुल। तो जब आप अपनी ज़ात में सिक्योर हो जाते हो तो आप फील नहीं करते किसी से कंपटीशन, आप इनसिक्योर नहीं फील करते, जेलसी नहीं होती। बिल्कुल। एक चीज़ बड़ी अच्छी आपने डिस्कस की पर्सनैलिटी को लेकर। पर्सनैलिटी क्लैश हमेशा वहीं आता है जहां आप कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। तो हर इंसान जब शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप को ये बताएगा कि तुम अपने आग में एक कंप्लीट इंसान हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और फिर वो ये समझेगा कि अच्छा मेरा ज़मीन पर आने का मकसद क्या है, अगर मैं किसी का बेटा हूँ, बेटी हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, तो उसकी एक जिम्मेदारी है ना। तो वो बस अल्लाह का निज़ाम है ना, हर जगह पे एक चीज़ फिक्स। जिस तरह ज़मीन की भी मिसाल दी जाती है कि पानी है, खुश्की है, लैंडस्केप है, पहाड़ है, तो एक बैलेंस है। तो इंसानी ज़िंदगी भी एक बैलेंस का इनाम है। डू यू एग्री? आप एग्री करेंगे इस चीज़ से? बिल्कुल, बैलेंस इज द थिंग, रिदम, बैलेंस, दिस इज लाइफ। यस। मैं मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, क्या ख्याल है? ख्याल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल है, अगर आप माइंड ना करें तो। क्योंकि मैं बहुत सी ऐसी फील्ड होती हैं जहाँ पर ख़वातीन बहुत कम आती हैं, जिसमें आपकी फील्ड भी है।
तो ऐसा आपका एक्सपीरियंस हो या आपने खुद आपके साथ ऐसा हुआ हो कि लोगों ने कहा हो कि नहीं नहीं आप बन ही नहीं सकते, या यूनिफॉर्म, क्योंकि हम बड़े नाम नहाद अपने आप को सही समझते हैं, दूसरों में खामियां ढूंढते हैं, तो कभी किसी ने कहा नहीं आप ये यूनिफॉर्म पहनोगे, ये यूनिफॉर्म पहन के रोड पर खड़े हो गए, इस तरह की कोई बातें सुनने को मिली? आप ऐसी बातें तो आपको पता है सुनने में मिल जाती है, नेगेटिव रवैये ज़्यादा होते हैं रिश्तेदारों की तरफ से ज़्यादा। जब आप ठान लें कि आपने ये बनना है तो फिर बन के दिखा दो बंदा, ठीक है ना, वो कोई ऐसी बात नहीं। आपको पता रवैये तो ज़ाहिर रिश्तेदारों के भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रवैये मिलते हैं कि ये क्या जी, ये मर्दों का डिपार्टमेंट है, आप कैसे जाओगे, आप कैसे सर्वाइव करोगे। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस के साथ इस फील्ड में आ जाते हो, जज्बे के साथ, तो अपने आप को मनवाते हो और फिर वही रिश्तेदार जो हैं उनके मुंह पे ताले लग जाते हैं। चले अब आप शुक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ज़हन में यूनिफॉर्म की वजह से ये सवाल आ गया। यूनिफॉर्म से रिलेटेड ना मेरे भी बहुत से सवाल आ रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका। थैंक यू सो मच फातिमा, आपका, समराना, समन आपका, नुशाबा आपका, आप लोगों से मिलकर और आपका एक्सपीरियंस जो आपने हमारे साथ शेयर और यकीनन खवातीन को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। हमादम आली आली हर तो जहां से दिलबरम तम हमादम आली आली। पीर कलंदर लाल सखी सखी सखी, साडा पीर कलंदर लाल सखी सखी सखी, साडा पीर कलंदर लाल सखी, जिदे डरते है ना कोई कमी, साडा पीर कलंदर लाल सखी, जिदे डरते है ना कोई कमी, सानू रहंदा ना है कोई गम। हैदरियम 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 हैदरियम। ओ लजपाला दा लजपाल अली, लजपाला दा हसन हुसैन दाए, साडे सिर ते गाजी दाए अलम। हैदरियम 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 हैदरियम।
बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुवे जहर यज़दानम हैदरियम 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है हमारे मुल्क का नया टैलेंट। अब हमारी कोशिश, और इस कोशिश में हमें इतने बड़े बड़े हीरे मिल रहे हैं। क्या बात है आप लोगों की। ज़ैन ज़ुहैब हैं जनाब ये, और उनके साथ उनके हम नवा, क्या खूबसूरत कलाम और आपकी आवाज़ के क्या बेशक बेशक। बहुत मज़ा आया इस कलाम को सुनकर, और फील नहीं हुआ कि आप किसी न्यू टैलेंट से ये कलाम सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले तो वक्त ज़ाया किए बगैर
सबसे पहले तो ये बताएं, यकीन जानिए अभी हम सुन रहे थे तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की याद ऐसी ही ताज़ा हुई है। अब आई डोंट नो कैसी हुई है, अब ये हम आपसे पूछेंगे। सूफीज़म की तरफ यस इंस्पायर हो सकते हैं, वाकई ऐसा जी ऐसे ही है। हमारे दादाजी नुसरत साहब के साथ जाते थे सेकंड हारमोनियम पे, तो हमारे घर में शुरू से ही हाँ सब की कवालियाँ, हाँ सब के नगमे, हाँ सब की गज़लें ये सुनते रहते थे हम बचपन से ही। तो इसी चीज़ को लेके बचपन से क्यूरियोसिटी थी कि कवाली क्या है, कवाली हाँ सब ने इतनी कैसे फैलाई। तो इसी चीज़ को लेके बचपन से हमने शुरू किया, दादाजी ने रियाज करवाना शुरू किया, फिर मुख्तलिफ दरगाहों पे जाके हाज़िरी दी हमने। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो उन्हीं की लेगेसी है नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, जिसे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो इतने पक्के सुर हैं आपके, इतनी माशाल्लाह आवाज़ अच्छी है, लेकिन आवाज़ के साथ जो सुर हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है। तो ये रियाज है, दुआएं हैं, जैसे आप कह रहे हैं मुख्तलिफ दरगाहों पे जाते हैं। कब से गा रहे हैं? मैं तकरीबन 6 साल का था। और कहाँ गा पहली परफॉर्मेंस की पाकिस्तान के मुख्तलिफ दरगाहें, जैसे दादा गंज बख्श अली हजवेरी सरकार, पाक पतन बाबा फरीद सरकार और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान की मशहूर दरगाहें हैं वहाँ हाज़िरी देते थे। इसके अलावा जो प्राइवेट महाफिल होती थी, सूफिया कराम करवाते थे, वहाँ दोनों भाई हैं? जी मैं और जैन भाई। बड़ा कौन है और छोटा कौन है? जैन बड़ा है, मैं बड़ा। और दोनों में से शौक किसका ज्यादा है? ये सिमिलर ही है। ये मैंने टेक्निकल सवाल पूछ लिया है। ये बिल्कुल मैं कहूँगा मेरा ज्यादा, ये कहेगा मेरा ज्यादा। किसने किसको पकड़ के आगे जाने की कोशिश की कि नहीं करना है? ये जैन ने मुझे, क्योंकि मैं दादाजी के पास ही पला हूँ, तो बड़े लाड से बिल्कुल ये बचपन से एक विजन था कि हमारे घर से चूँकि वो चलता आ रहा था कवाली का सीन, तो मेरा ये विजन था कि हमारे जो फैमिली में से कुछ ना कुछ ये चलते रहना चाहिए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह के ये इनकी अपनी भी मेहनत है, लेकिन शुरू करवाया इन सबको कि इस लाइन पे आप चलो। तो रोजाना कितना रियाज करते हैं, कितनी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और दोनों भाई मिलकर करते हैं? जी ऐसे ही है। इस काम में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कज़न्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एहसान है हमारे साथ, बड़ा टैलेंटेड लड़का है, इसके अल्लाह पाक ने बड़ी अच्छी आवाज़ अता की है। तो हम सब मिल के ऐसे ही डेली तकरीबन 3-4 घंटे मिल के कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ये कलाम भी हैदरियम हमने खुद लिखा है और इसको कंपोज भी खुद किया और अल्हम्दुलिल्लाह इससे अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त बख्शी है। तो इसीलिए हम सब मिलकर कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। सूफीज़म की तरफ ही क्यों गए, क्या वजह थी? इसमें एक तो ये चीज़ है, अट्रैक्शन थी बचपन से ही इस तरफ हम माइल हो जाते थे, क्योंकि अम्मी बताती होती थी कि ये कह देना ये तो दिल की बातें, आपको क्या जवाब ऐसे ही कुछ। जनाब ये नाम आप जैन ज़ुहैब, बड़ा आपको पता है बड़े वायरल हो गए आप, आपको पता है? नहीं जी हमें नहीं पता। सीरियसली जैन ज़ुहैब हो रही है। लेकिन थोड़े से सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जो आपके साथ लोग हैं, आपके साथ जो लोग हैं, क्या इनके बगैर भी आप कुछ हैं या ये हैं तो आप हैं? अरे नहीं, कवाली में तो ये हैं तो हम हैं। और इनको साथ लेकर चलना, प्यार मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह वो नोक-झोंक होती रहती है वो ग्रुप में, लेकिन ये टीम वर्क बड़ा मजबूत है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम तकरीबन 10 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, 10 साल से रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, जो सीख रहे हैं उस्तादों से सीख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको और तरक्कियां दें, इसी तरह आपकी आवाज़ हमारे कानों में इसी तरह रस घोलती रहे। आप यकीन करें आपकी ये जो अभी, क्योंकि टाइम कम है, मैं चाहूँगा जल्दी से अगले कलाम की तरफ चलते हैं, आपसे वो सुने, और जब हम ऑफ कर जाएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा ये राग जो है ना कहाँ से निकलते हैं ये? जरूर तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ये बहुत माशाल्लाह आप लोगों ने, मैंने एक वीडियो देखी थी, मैं चाहूँगा वही हमारे नाज़रीन को भी आप सुनाएं। जरूर।
दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। 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 तुम्हें दिल लगी। होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है, दिल का मुआमला है कोई दिल लगी नहीं। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। अपने लहू के घूंट भी, अपने लहू के घूंट भी आह न कर लबों को सी इश्क है। दिल लगी नहीं, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। हाँ, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। रे 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 वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। मगर एक बार आज़मा कर तो देखो, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, ज़माने को अपना
देखा, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो, ज़माने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह